यूरोज में कल स्टार्टिंग के 2 मैच तो भाई बहुत ज्यादा भयंकर थे भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। रोमानिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को पेला, हमें लग रहा था सिर्फ रसिया ही यूक्रेन की ले रहा है, लेकिन जिस तरीके से रोमानिया ने कल धुलाई की भाई, लिटरली मजा आ गया। और फिर बेल्जियम वाला मैच, उस पर भी बात होगी, फ्रांस वाले मैच पे भी बात होगी, लेकिन पहले बात करता हूं रोमानिया की। स्टार्टिंग के आधा घंटा देख के लगा कि यार रोमानिया क्या ही कर लेगा, रोमानिया क्या ही उखाड़ लेगा। यूक्रेन बिल्कुल बॉल रख रहा है, यूक्रेन बड़ी आराम से आसानी से बिल्डअप कर रहा है, फाइनल थर्ड तक यूक्रेन आ रहा है, पेनिट्रेशन कर रहा है। लग रहा था कि नहीं यार, इट्स अबाउट टाइम, यूक्रेन गोल मार देगा और रोमानिया कुछ खास नहीं कर पाएगा। बट फिर भाई साहब, व्हाट अ फकिंग बैंगर! एक बैंगर, दूसरा बैंगर, तीसरा क्रिएटिव गोल, एंड देयर यू गो, यूक्रेन का सफाया। पुतिन 2 साल हो गए, पुतिन को 2 साल से लगा हुआ है पुतिन, ये यूक्रेन का सफाया नहीं हो पा रहा। रोमानिया ने ये काम 60 मिनट के अंदर करके दिखा दिया। व्हाट अ फकिंग परफॉर्मेंस, व्हाट अ फकिंग गोल! क्या गोल थे भाई, क्या पैशन दिख रहा था यार, क्या माहौल बनाया था रोमानिया के प्लेयर्स ने ग्राउंड पे, और उस माहौल को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे उनके फैन स्टैंड में भाई। लिटरली इस यूरो का बेस्ट मैच था ये मेरे लिए, बेस्ट मैच। बात करता हूं बेल्जियम की, क्या कर रहा है बेल्जियम? रोमेलो लुकाकू, लंकाकू, कितने मौके चाहिए होते एक स्ट्राइकर को गोल करने के लिए? कितने मौके चाहिए होते हैं? कभी बंदा ऑफसाइड हो रहा है, कभी बंदे का फर्स्ट टच अभी आ रहा है, कभी बंदे की फिनिशिंग में हग रहा है, फिनिशिंग सही कर रहा तो ऑफसाइड हो रहा है, अगर रन सही कर रहा तो फिनिशिंग खराब कर रहा है, सब कुछ शानदार है तो फर्स्ट टच इतना खराब है कि टैप पिन भी आदमी मिस कर देता है। किस टीम को ऐसा स्ट्राइकर चाहिए भाई? लिटरली लास्ट के 90+ मिनट गिना दूं मैं इंटरनेशनल फुटबॉल के, तो 6 बिग चांस रोमेलो लुकाकू मिस कर चुका है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 साल पहले क्रोएशिया से आप बाहर हुए थे वर्ल्ड कप कतर में, याद करो भाई। केविन डी ब्रुयने पूरी जी जान लगा दिया, मौके पे मौके बना रहा, थ्रो बॉल पे थ्रो बॉल निकाल रहा, क्रॉस पे क्रॉस निकाल रहा, लेकिन एक आदमी है जो हक के नहीं मान रहा, रोमेलो लुकाकू। बेल्जियम वर्ल्ड कप के बाद यूरो 24 आ गए, 2 साल के अंदर, नए कोच के अंदर एक मैच भी नहीं हारा। और हारा कब? जब कल यूरो स्टार्ट हो गया, एक बड़ी स्टेज, एक बड़ा मैच। कम ऑन मैन, मतलब क्या ही बोलूं। मैंने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन देख ली भाई, जिसमें विंसेंट कंपनी भी था, हजार्ड भी था, अब तो वो भी निकल लिए। इट्स लाइक केविन डी ब्रुयने खुद बोल चुका है कि हमारी टीम अब बुढ़ी हो रही है, हम कितना कुछ कर लेंगे। मुझे बेल्जियम से टू बी ऑनेस्ट कुछ खास उम्मीद भी नहीं है। मैं को ये उम्मीद इस यूरो में लेके नहीं आया हूं, अरे भाई साहब बेल्जियम आएगा, अरे बेल्जियम ये कर देगा, अरे बेल्जियम वो खाड़ देगा, अरे बेल्जियम फेवरेट है, बेल्जियम आग लगा के रख देगा। नहीं, मुझे बेल्जियम से कुछ भी ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और फिर मैं ट्रॉसार्ड को देख रहा हूं, भाई आर्सेनल के लिए तो मुझे ट्रॉसार्ड कुछ अलग ही दिखता था। मुझे लगता था कि ट्रॉसार्ड एक मकसद लेके आर्सेनल के लिए खेल रहा है कि भाई आर्सेनल के हाथ में मुझे टाइटल चाहिए, मैं एमिरेट्स का गुंडा हूं, मैं एमिरेट्स का डॉन हूं, मुझे उपाधि चाहिए, मैं इनका हीरो हूं। बिकॉज परफॉर्मेंस तुम्हारी हीरोइक्स थी। तुमने मार्टिनेली को भी बेंच करा दिया भाई सीजन एंड आते आते, और यहां ट्रॉसार्ड मैंने देखा 1v1 में हग रहा है, क्रॉसिंग में क्वालिटी नहीं आ रही, फिनिशिंग जो ट्रॉसार्ड दिखा रहा था आर्सेनल के लिए, कहां है वो फिनिशिंग? टिलीमेंस इन द मिडफील्ड, कहां भाई, क्या कर रहे हो तुम? जर्मी डोकू का स्पार्क दिखा, जर्मी डोकू की कोशिशें दिखी, केविन डी ब्रुयने की काफी हद तक कोशिशें दिखी, बस रोमेलो लुकाकू हगता गया। देयर यू फकिंग गो। फिर एक हैंडबॉल वाला सीन हुआ। देखो डिफेंडर के लिए हैंडबॉल रूल में बहुत ज्यादा टॉलरेंस है। फॉर एग्जांपल डिफेंडर जब हैंडबॉल हो जाता है तो 3 चीजें देखी जाती है। पहला तो प्रॉक्सिमिटी देखी जाती है कि कितना पास से डिफेंडर का हैंडबॉल हुआ, क्या उसको हिलने का मौका था या नहीं, उस तरीके से डिसीजन डिफेंडर के फेवर में जाता है। दूसरा फिर इंटेंशन देखे जाते हैं, अच्छा डिफेंडर जान के बॉल रोकने की कोशिश तो नहीं किया, अनइंटेंशनल हैंडबॉल था या इंटेंशनल हैंडबॉल था, यह चीज देखी जाती है। तीसरा फिर देखा जाता है कि डिफेंडर का पोजीशन कौन सी है हाथ की, क्या नेचुरल पोजीशन में है, क्या अननेचुरल पोजीशन पे। तो 3 मोटी मोटी चीजें डिफेंडर के लिए हैंडबॉल में देखी जाती हैं। और जो हैंडबॉल का रूल है, काफी हद तक टॉलरेंस है उस रूल में डिफेंडर के लिए, और होनी भी चाहिए, बिकॉज डिफेंडिंग कोई आसान काम नहीं है। पर जब वो अटैकर या मतलब जो जिसके पास गोल है, वो बॉल है, वो गोल कर रहा है, उसके लिए यही हैंडबॉल रूल कुछ अलग चलता है। उस केस में कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं देखी जाती,
उस केस में कोई इंटेंशन अनइंटेंशन कुछ नहीं देखा जाता। उस केस में हाथ नेचुरल पोजीशन पे है, ये वो कुछ भी नहीं देखा जाता। फॉर एग्जाम्पल कल क्या था, क्या वहां पे बेल्जियम की प्लेयर, नाम भूल गया मैं उसका, क्या उसका हाथ अननेचुरल पोजीशन पे था? क्या वो इंटेंशनली जानबूझ के हाथ लगा रहा था? होता है ना, आप बोलोगे अटैकर तो जानबूझ के हाथ लगा लेगा कि उसको तो गोल करना है, गलती से हाथ लगा लिया, और पहले ही इंसिडेंट हो चुके हैं, हेड ऑफ गॉड ये सारे कांड हो चुके हैं। बट कल की सिनेरियो की बात करूं, वीआर है, कैमराज है, रिप्लेस है, सब कुछ है, कोई भी अटैकर जानबूझ के इंटेंशनली हैंडबॉल नहीं लगाता, ऊपर से कार्ड भी आप लेने का खतरा होता है। लेकिन कल का सिनेरियो की बात करूं, गलती से लगा पूरा, बिल्कुल कोई इंटेंशन अटैकर की नहीं थी, गलती से बॉल लगा है। दूसरी चीज, क्या बॉल लगने के बाद, हाथ टच होने के बाद, हैंडबॉल होने के बाद, क्या अटैकर को उस चीज से कोई एडवांटेज मिली? क्या बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई? क्या डिफेंडर को उस हैंडबॉल से दिक्कत हुई डिफेंड करने में? नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल सा सीधा सा। तो कई बार लगता है ना कि रूल्स हैं वो किसके लिए है, वो किसका फायदा कर रहे हैं? क्या गेम को बेहतर कर रहे हैं? क्या कल के डिसीजन तुम्हें लगता है कि गेम बेहतर हो गई उससे? इट वॉज क्लियर गोल। मतलब ये हैंडबॉल काउंट नहीं होना चाहिए था, बट वही है ना, रूल आर रूल एंड फूल आर फूल। चलो खेल रहे हैं, बेल्जियम का दिन नहीं था, बेल्जियम ने चांस बनाए, फिर भी बेल्जियम बर्बाद हुआ, फिर भी बेल्जियम बैक ऑफ द नेट फाइंड नहीं कर पाया। और स्लोवाकिया 48th रैंक है स्लोवाकिया का, मतलब इट्स द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस टूर्नामेंट, फकिंग बिग अपसेट। अब थोड़ी सी बात फ्रांस की करता हूं। देखो, फ्रांस और इंग्लैंड में एक होड़ लगी है कि सबसे गंदा, सबसे वाहियात, सबसे बोरिंग फुटबॉल कौन खेलेगा। इंग्लैंड का मैच होता है, इंग्लैंड बोलता कि नहीं भाई, सबसे गंदा तो मैं ही खेलूंगा। फिर डेशाम्प हाथ खड़ा करता है, नहीं साउथगेट बेटा, मैं तेरे से सीनियर हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं एज अ कोच एज अ मैनेजर वर्ल्ड कप जीता हूं, सबसे चूतिया फुटबॉल तो मैं ही खेलूंगा। जब आप टीम देखोगे ना दोनों नेशंस की, आप सोचोगे कि भैंचोद कौन सा प्लेयर है, कौन सी पोजीशन है, कौन सा टैलेंट है जो इन दो टीम्स के पास नहीं है। फिर ये इतना वाहियात, इतना नेगेटिव, इतना घटिया फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं? समझता हूं भाई, नॉकआउट टूर्नामेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड खेलना है, ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा छाती चौड़ी करके खेलने की जरूरत नहीं है। मतलब कम ऑन मैन, मतलब क्या ये, मतलब कौन देखेगा ये मैच फ्रांस के? इससे अच्छा तो ऑस्ट्रिया खेल रहा है भाई। राल्फ रैगनिक, द फादर ऑफ गेगन प्रेसिंग, द सो कॉल्ड फादर, उसकी टीम ने हार्ड दिखाया, उसकी टीम ने ब्रेवरी दिखाई, उसकी टीम ने बॉल पे अथॉरिटी दिखाई, उसकी टीम ने अटैक प्रेस शानदार दिखा। जैसे बॉल छीनी तो बॉल पे कमांड दिखी। ऑब्वियसली आप कुछ खास गोइंग फॉरवर्ड क्रिएट नहीं कर पाए, इसलिए आप गोल नहीं कर पाए, बट दे प्लेड गुड फुटबॉल, दे प्लेड वॉचेबल फुटबॉल। फ्रांस के लिए मैं नहीं बोल सकता, जितने प्लेयर हैं, जितने सितारे हैं, जितना टैलेंट है, फुटबॉल लिटरली उसके आसपास भी तुम लोग नहीं खेल रहे हो। सो आई डोंट नो, मैं फ्रांस से कोई ये भी नहीं बोल रहा कि फ्रांस बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव अग्रेसिव फुटबॉल खेलता है, प्रेसिंग फुटबॉल नहीं खेलते वो। 18 का वर्ल्ड कप उठा लो, काउंटर पे एंड ऑल डिफेंडिंग अच्छी करनी है, 22 का वर्ल्ड कप काउंटर एंड ऑल डिफेंडिंग अच्छी करनी है, तो वही ब्रेक्स पे खेलना, ट्रांजिशन पे खेलना डेशाम्प की स्ट्रेटजी है, वही कुछ फ्रांस से देखने को मिलेगा। किलियन एम्बाप्पे, देखो किसी का दिल टूटता है तो कोई अपनी गांड तोड़वा रहा है, तो कोई अपना नाक तोड़वा रहा है। आपको तीनों में से ऑप्शन मिलेगी तो नाक तोड़वाना आप क्या हम सभी बेहतर समझेंगे। लेकिन क्या किलियन एम्बाप्पे आगे खेल पाएगा? खबर यह है कि किलियन एम्बाप्पे फ्रैक्चर्ड नोज के साथ भी खेलेगा, मास्क लगा के खेलेगा, बट किलियन एम्बाप्पे बिल्कुल सही बोल रहा था भाई कि वर्ल्ड कप ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू यूरोस जीतना ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज किलियन एम्बाप्पे का ये सेकंड यूरो एडिशन है फ्रांस के साथ, और वो बंदा अभी तक गोल नहीं कर पाया है। सर्बिया का वेबर, जिसके डिफ्लेक्शन से 1 गोल हुआ, उस बंदे का यूरो के इतिहास में 1 गोल है। किलियन एम्बाप्पे का 0 है। पिछली बार 21 में राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड आपको 1-1 के बाद पेनल्टी शूटआउट में बाहर कर दिया था, किलियन एम्बाप्पे पेनल्टी मिस किया था, याद करो। किलियन एम्बाप्पे यूरो एक मुश्किल टूर्नामेंट की तरफ देखता है और उसको लगता है और इसके परफॉर्मेंस में झलकता है, द guy hasn't really stepped up in Euros at all, but किलियन एम्बाप्पे इज किलियन एम्बाप्पे। मास्क के साथ खेल के भी किलियन एम्बाप्पे बहुत सारे डिफेंडर को लेटा देगा, रुला देगा। दैट्स किलियन एम्बाप्पे फॉर यू। फ्रांस के लिए कुछ भी दुविधा नहीं है भाई, सलीबा स्टेप अप कर रहा है, एनगोलो कांटे 33 साल की उम्र में सऊदी से वापस आके तुम्हारे लिए स्टेप अप कर रहा है, तो क्या ही चिंता है। रेबियो शानदार खेल रहा है, फुल बैक तुम्हारे शानदार है, जून कुंडे काफी हद तक तुम्हें 3 एट द बैक स्टेबिलिटी दे रहा है, गोइंग फॉरवर्ड ग्रीजमैन है, थुरम है, डेम्बले है, एम्बाप्पे है, तो कुछ काम आविंग जो मैंने से हरामी बेंच पे है,
बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत हार्ड हुआ है। तो फ्रांस के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस ग्रुप से बाहर निकलना। कितना आगे फ्रांस जाएगा यू जस्ट कांट रियली से। एक स्ट्रॉन्ग फेवरेट की तरह फ्रांस है, जस्ट लाइक इंग्लैंड एंड पोर्टुगल, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।